Assalamu alaikum and a very warm welcome on Sunday again live with Shifam. आज हमारे साथ डॉक्टर स्वेबा अजीम है and I am so happy to introduce her once again क्योंकि यही छोटे छोटे टॉपिक्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम आगाही लाते हैं आपके लिए, बढ़ाते हैं, कोई ना कोई इस इंफॉर्मेशन के साथ बहुत ज़्यादा उनकी मदद हो सकती है। इससे पहले कि मैं अपनी आज की गेस्ट को दोबारा बुलाऊं, दोबारा इंट्रोड्यूस करूं, शिफाम और वन हेल्थ लैब आपके लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ला रहे हैं। शुगर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट जिसे कहते हैं, आप रुजू करें शिफाम से वेबसाइट के ज़रिए, ऐप के ज़रिए या फ़ोन कॉल करके, और पूछें कि हमें किस चीज़ में, किस टेस्टिंग में डिस्काउंट अवेलेबिलिटी है, क्योंकि इन्फ्लेशन को नज़र में रखते हुए, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स को नज़र में रखते हुए, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ के अंदर शिफाम थोड़ी सी भी मदद कर सकता है, कुछ परसेंटेजेस ला सकता है, तो व्हाई नॉट। So let's take Dr. Sweba with us live on stream and कुछ गुफ्तगू करते हैं। Assalamu alaikum Sweba, how are you? I'm good. How are you, Rabia? How is the Sunday for everyone? I hope it's going well. It is going well. I hope it's going well क्योंकि अब तो सुनने में आ रहा है कि आज की जो पॉजिटिविटी कोविड रेट है वो 22% पे पहुंच चुकी है। तो मैंने कहा बिफोर हम आगाज़ करें आज की मौजू का, हम बात करें कि व्हाट्स गोइंग ऑन कोविड के हवाले से। बिल्कुल, numbers are increasing. We are seeing more patients, but the good thing, alhamdulillah, it's not as severe and it's not fatal, but people are getting infected. Younger people are getting infected like teenagers, तो उनमें थोड़ी सी severity of symptoms ज़्यादा हैं. तो we need to go back to wearing masks, being careful, social distancing, washing our hands, जो हम सबको पता है, जो हम 2 साल से करें, ठीक है, उस एक्सटेंट का नहीं है severity, मगर it's definitely increasing, and if we don't take the steps needed right now, फिर हम वही lockdowns and hospitals are full, and you know our वैसे भी precarious health system is going to be overburdened, so why take it there? Why don't we all start taking precautions from now so that it doesn't go to that stage? That's what I tell everyone. Absolutely. और अपनी मदद आप, क्योंकि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। सो स्वेबा, आज का टॉपिक, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस यू। डॉक्टर स्वेबा थोड़ा देर से निकलता है मुंह से लेकिन कभी कभार मुझे भी लगता है कि ओके रियली। So, very briefly, Dr. Sweba, please introduce yourself and then हम बिल्कुल अपने टॉपिक के अंदर डाइव करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर स्वेबा अजीम है। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, जो दिमाग का डॉक्टर हम जिसे कहते हैं, और मैंने एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में 10 से 12 साल काम किए, JPMC में। अब मैं अपनी प्रैक्टिस चलाती हूँ अल्तमस जनरल हॉस्पिटल पर, एंड मैं हर तरह के मरीज़ देखती हूँ। स्ट्रोक है, मिर्गी है, ब्रेन के इन्फेक्शंस हैं, स्पाइन के डिसऑर्डर्स हैं, पट्ठों के मसले, नर्व्स, नसों के मसले, हम सारी ये इन चीज़ों से हम डील करते हैं। और जैसे राबिया ने बताया, सबसे जो कॉमन हमारा कंप्लेंट या सिम्टम हमारे पास जो हमारे मरीज आते हैं वो है सर का दर्द, जो आज का सेशन राबिया ने रखा है हमारे लिए। तो और ये तो और इसके बारे में बताना कि ये सर के दर्द, मतलब कि जब हम सोचते हैं उसके बारे में, सर का दर्द का सेशन, मतलब ये क्या है, ये क्यों है, लेकिन ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग और इतना ज़रूरी टॉपिक है? बिकॉज राबिया, मसला ये है कि सर का दर्द आप हम आई थिंक मैं कहूँगी 90% लोगों की ज़िंदगी में कभी ना कभी उनको सर में दर्द हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी की ज़िंदगी में कभी सर का दर्द ना हो। तो सर का दर्द के कॉजेज़ बहुत होते हैं, फ्रॉम वेरी हार्मलेस थिंग्स लाइक लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस, and again very severe things like TB brain or a brain tumor. So sar ka dard can be due to any of those things.
ना अगर कोई जिनको इतना नॉलेज नहीं है, उसने पढ़ लिया कि भाई मेरे सो एंड सो रिश्तेदार को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, अब उसको सर में दर्द हो रहा होगा, वो परेशान हो जाएगा कि मुझे भी तो नहीं हो गया कुछ, तो वो भागा भागा फिर डॉक्टर के पास आएगा कि मुझे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, देन बहुत कॉमन है कि हमारे यहाँ चीज़ें इग्नोर की जाती हैं कि अच्छा सर का दर्द हो रहा है, होता रहे, कोई बात नहीं, पैराडोल खा ली, कोई और दवाई खा ली, हकीम के पास चले गए, सर पे पट्टा बांध लिया औरतों ने। एंड देन हमारे पास कभी कभार ऐसे केसेस आए हैं जो इतनी देर से आए हैं कि हम उनको ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। तो ठीक है, एक तो आपको पता है कि चलो समझे मुझे माइग्रेन का इशू है, ठीक है ना, मुझे सर के आधे हिस्से में दर्द होता है, मुझे ये दवाइयाँ करनी है, मुझे ये चीज़ें करनी, मैं ठीक हो जाता हूँ। मगर हम कहते हैं ना रेड फ्लैग्स, what should you look for in your headache which needs you to go to a doctor or a hospital immediately, जो हम कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। तो मैं 2-3 आपको बता देती हूँ। अगर अच्छा, तो पहले आपको हम अगर सिम्टम्स से पहले सॉरी अगर हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स को और जो बाद में भी देखेंगे आपको देखेंगे, आपकी आवाज़ को जी, जी, सुनेंगे, बिल्कुल। उनको ये हाँ। बताएं कि सर के दर्द और माइग्रेन का फ़र्क क्या है? देखिए, माइग्रेन या मिग्रेन इज काइंड ऑफ अ सर का दर्द। सर के दर्द बहुत काइंड्स होते हैं कि हर हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता। ठीक है, हाँ। हमारे जो हेडेक्स हैं उसमें हमारे पास माइग्रेन्स हैं, टेंशन टाइप हेडेक्स हैं, ठीक है, स्लीप डेप्रिवेशन हेडेक्स हैं, cluster headaches and which is also very common. So we have different kinds of headaches. All headaches are not migraines, but the most common that we see in our clinics is generally due to migraines and more so in females. Migraines is a huge problem in females in the reproductive age group. जो हम कहते हैं ना कि जो औरतों के बच्चे पैदा करने के साल होते हैं उसमें ऑफन उनको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। ठीक सो है, हम तो उस एज माइग्रेन, ग्रुप को 18 से लेके 40 साल की उम्र तक हम उसको हाँ, वेरी कर 40 सकते हैं। 45 हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब अगर आप देखें माइग्रेन और दूसरे हेडेक्स में क्या फ़र्क होता है, तो अगर आपको अपने सर के एक हिस्से में बहुत शदीद दर्द हो रहा, ठीक है, पूरे हिस्से में नहीं, यूजुअली वो एक हिस्से में होता है, मगर जब उसकी शिद्दत बढ़ जाती है तो वो आपको दोनों हिस्से में भी हो सकता है, मगर शुरू वो यूजुअली एक साइड पे होता है। उसके साथ आपको उल्टी की फीलिंग हो सकती है, मतली जो हम कहते हैं, उसके साथ आपको शोर बुरा लग सकता है, लाइट बुरी लग सकती है, आप ये चाहेंगे कि मैं एक चुपचाप एक कोने में बैठ जाऊं, लाइटें बंद कर दूं और मैं लेट जाऊं। ये ज़रूर बहुत सारे जिनको माइग्रेन का पता है, हु आर हैव अ हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन, दैट्स व्हाट दे डू टू कॉम्बैट माइग्रेन। ठीक है, उसके साथ आपको बहुत सारे माइग्रेन वालों को पता चलना शुरू हो जाता है, जो हम कहते हैं ऑरा, कि उनको माइग्रेन होने वाला है। ठीक है, तो कुछ माइग्रेन होते हैं ऑरा के साथ, कुछ होते हैं ऑरा के बगैर, कि वो बस हेडेक शुरू हो जाता है और उनको कोई वार्निंग सिग्नल नहीं मिलता। अब ऑरा क्या होता है, उसमें आपको फ्लैशिंग लाइट्स, ठीक है, कभी आपके आंखों के सामने अंधेरा भी आ सकता है, कभी आपको पिंस एंड नीडल्स जैसे चूटियां चढ़ना हाथों पाँव में हो सकता है। तो ये सब ऑरा का हम कहते हैं कि इनको पता चल जाता है कि अब हमें सर का दर्द होने वाला है। और जो जैसे मैंने कहा ना, जिनकी हिस्ट्री होती है, तो हम कहते हैं कि उनको हमने बताया हुआ होता है कि आप उस वक्त फौरन ट्रीटमेंट ले लें कि वो शिद्दत ना इख्तियार कर सके सर का दर्द। बिकॉज माइग्रेन का मसला ये है कि द अर्लियर यू ट्रीट इट द बेटर इट इज़। इफ़ यू डिले इट, अच्छा चला जाएगा, अच्छा मैं ये काम पहले कर लूँ, वो शिद्दत जब इख्तियार कर लेता तो उस वक्त उसको ट्रीट करने में ना ज़रा ज़्यादा इट्स चैलेंज है। तो ये चीज़ है। राइट। तो और जैसे माइग्रेन कि इज आपने बताया कि हाँ, इट्स जैसे जैसे कि आपने बताया कि माइग्रेन्स जो है वो ख़वातीन जो ज़च्चा या बच्चे प्रोड्यूस करने की एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में वो रखती हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा कम करके यंग टीनेजर्स की एज ग्रुप में आ जाए, क्योंकि जी, जी, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। अगर हम लोग 10 साल की उम्र से 18 साल की उम्र के बच्चों को ले लें और वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जो माँ बाप, ठीक है, उनको वो कह सकते हैं कि बेटा तुमने पानी नहीं पिया है, या जो हमारी नॉर्मल गुफ्तगू होती है बच्चों के हाँ, साथ, हाँ, बिल्कुल, या बिल्कुल। और वो कब चीज़ रेड फ्लैग बन जाए?
तो एक चीज माइग्रेन में हम देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है इन अ लॉट ऑफ केसेस। इफ योर मदर और योर आंट, खाला को किसी को माइग्रेन की हिस्ट्री है तो बच्चों में वो जरूर, हमने देखा है, जरूर नहीं मगर कॉमन होती है। तो सही। एक होता है चाइल्डहुड माइग्रेन्स, उसमें बच्चा आपको क्या कंप्लेन करेगा, मुझे पेट में दर्द है, मुझे टांगों में दर्द है, मेरी टांग दबाए, मुझे उल्टी मतली ऑन एंड ऑफ हो रही है, साइक्लिकल, उनको नोजिया होता रहता है, ठीक है। तो यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज स्कूल गोइंग किड्स दे फाइंड वेज कि हम स्कूल ना जाएं, तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है। बट अगर आपको जैसे एज अ मदर आपको माइग्रेन की हिस्ट्री है या आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, और बच्चा देखिए, आई मीन अ मदर, अ पेरेंट कैन यूजली टेल कि व्हेन द बच्चा इज जस्ट बीइंग फनी, एंड जब उसको असल में दर्द हो रहा हो तो yes, leg pains, abdominal pain, you should look into that because those are signs of childhood migraine, 10 से 15 साल की उम्र में, जो आगे जाके फुल ब्लोन माइग्रेन हो जाता है। और हमने ये भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर हम उस वक्त उस माइग्रेन को ट्रीट कर दे बच्चों में, वी हैव सिरप्स फॉर किड्स, if we treat them then, it is less likely to become severe in adulthood. So that is one positive of dealing with it at an earlier age. सही सही। Yeah. ठीक है। So ये चीज बिकॉज है। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक इवन जैसे कि आपने बताया कि अगर द ऑनसेट्स ऑफ माइग्रेन आर कमिंग ऑन या सर का दर्द कमिंग ऑन, तो बच्चे जो हैं वो पेट का दर्द या टांगों के दर्द, तो वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो देन समथिंग जो Exactly. माँ जी। बाप या घर वाले या जो इर्द गिर्द के अफराद हैं उनको वो ट्यून इन कर सकें। एंड जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत ही जैसे बड़ों को एक ऑरा फील होता है कि होने वाला है, तो वो अपने वो प्रिकॉशनरी वो कर सकते हैं, बिल्कुल, लाइटें बंद कर बिल्कुल, ली, बिल्कुल, कमरा ठंडा कर लिया, बिल्कुल। आंखें बंद कर ली, आंखों के ऊपर कुछ लगा लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वन इन एवरी, हर 5 औरतों में से एक औरत सफ़र्स फ्रॉम माइग्रेन्स, एंड Yes, हर yes, 15 आदमियों में से एक आदमी सफ़र्स yes, फ्रॉम माइग्रेन। yes, एंड yes. येट इसके बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है। जैसे अगर बिल्कुल नहीं। माइग्रेन्स की अद्वियात या दवाइयों के बारे में हम बात करें, तो लोगों को नहीं पता होता कि वो जाके प्रिस्क्राइब करवा के खानी होती हैं। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। अगेन ये चीज़ जो हम बैटल कर रहे होते हैं कि खुद से पॉप करना मेडिसिन्स, खुद से अपने आप Please को don't सेल्फ do ट्रीट that. करना। सो बिकॉज हाउ पता है डू हमने ये जी, भी देखा है, राबिया, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, नो नो नॉट एट बिकॉज ऑल। मैंने ये भी देखा है कि वो औरतें घर पे पैनाडोल और डिफरेंट पेन किलर्स खाती आ रही होती हैं, एंड देन दे डेवलप समथिंग विच इज कॉल्ड मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक्स। दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ हेडेक्स which are very difficult to treat because you have to wean them off those medications and at the same time treat that headache. तो आप समझ सकती हैं कि अन बिल्कुल। लाइक विदाउट अ डॉक्टर्स doctor overseeing your treatment, if you're taking these medications you can end up with a medication overuse headache, वो एक और मसला होता है। अच्छा, जहाँ है बात माइग्रेन की मेडिकेशंस, हमारे पास बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, बहुत सारी, लाइक यू नो मल्टीपल। तो अगर एक आपके पेशेंट को नहीं सूट करी, दूसरी जरूर सूट करेगी या तीसरी जरूर सूट करेगी। सो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है इनिशियली टू सी विच मेडिकेशन सूट्स योर पेशेंट। अच्छा, एक होता है कि माइग्रेन का अक्यूट अटैक है, उस वक्त फॉरन फॉरन पेशेंट ईआर में आएगा सिवियर पेन के साथ, आपने उसको ट्रीटमेंट देनी होती है, जिसमें हमारे पास इंजेक्टेबल्स भी हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ये आपका अक्यूट अटैक को ट्रीट करना है। एक होता है प्रोफाइलैक्टिक, जो हम कहते हैं प्रिवेंशन, कि हम उसको लॉन्ग टर्म चलाते हैं पेशेंट्स में, कि माइग्रेन की सिवियरिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, के कितने आपको महीने में अगर 10 हो रहे हैं तो हम उनको 2 ले आएं, अगर उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है उसकी शिद्दत कम कर दें। तो 2 चीज़ें हमारे पास होती है, एक जो आपको एक्चुअली माइग्रेन जब हो रहा है उस वक्त की ट्रीटमेंट, और एक लॉन्ग टर्म चलती है, ये 6 महीने से 1 साल तक चल सकती है, बल्कि कुछ लोगों में 2-3 साल भी चल सकती है, कि वो माइग्रेन को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। तो ये हमारी होगी दवाई के साथ, फार्माकोलॉजिकल जो हम कहते हैं। फिर दूसरे माइग्रेन के साथ हम आते हैं कि आपको कुछ और स्वयं लाइफस्टाइल। दूसरे पे जाने से, लाइफस्टाइल चेंजेस पे जाने से पहले, क्योंकि आप क्लिनिक में हर वक्त देख रही होती हैं जी पेशेंट्स जी को, जी। क्लाइंट्स को,
जी जी, अपनी मेडिकेटिव अपनी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना, उसके टाइमलाइन को फॉलो करना, क्योंकि ये वेरी बार बार एक वेरी सवाल एसेंशियल। उठता है। सो हमारे पास इतने मरीज आते हैं कि वो दवाई खुद से छोड़ दी उन्होंने 2 महीने पहले, and they've come with an acute attack of migraine, and I have to give them steroids, I have to give them other, more stronger medication ट्रीटमेंट, वो भी देर इन पेन, उनको नोजिया हो रहा है, सिवियर शिद्दत का दर्द हो रहा है। तो बिकॉज उनने खुद से डॉक्टर साहब, हमें 1 महीने में हमें सिर्फ एक सर का दर्द हुआ था तो हमने दवाई छोड़ दी। तो ये ऐसे नहीं होता। यस, दवाइयाँ कम की जा सकती हैं, बिल्कुल कम की जा सकती हैं, सम पेशेंट्स इवन कम ऑफ द मेडिकेशन, बट आपका डॉक्टर आपको बताएगा ये कैसे करना है, उसकी सुपरविजन के अंडर ये होना है। खुद से आप दवाइयाँ शुरू और बंद प्लीज नहीं करें। दैट इज बहुत, इट कैन रियली कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। सो अब आप लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बता रही थी हमें। तो अब तो जो बेसिक बेसिक हैं, जो मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ, बेचारा मेरा हर पेशेंट कहता है ये तो बहुत मुश्किल है कि हम स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस विल कॉज माइग्रेन्स, बिकॉज जैसे मैं बताती हूँ अपने पेशेंट्स को, आपकी जो ब्रेन है ना वो थोड़ी सी हाइपर सेंसिटिव है। इट्स एक्साइटेबल, इट्स हाइपर सेंसिटिव। तो अगर मुझे माइग्रेन नहीं होता, तो अगर मैं एक दिन पानी ना पीऊँ बिकॉज मुझे पानी ना मिले और मैं देर से 2-3 दिन सो जाऊँ, मुझे शायद सर का दर्द ना हो। मगर एक माइग्रेन वाले बंदा हु इज डिहाइड्रेटेड, हु हैज हैड लैक ऑफ स्लीप, इट विल इफेक्ट हिज ब्रेन, ही विल गेट माइग्रेन्स। तो ये चीज़ें ट्राई कि आप अपने जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो सिमिलर रखें। ये नहीं कि आप किसी दिन आप 2 घंटे सो रहे हैं, किसी दिन आप 12 घंटे सो रहे हैं। तो यू हैव टू हैव अ गुड स्लीपिंग पैटर्न। यू नीड टू नॉट ट्राई नॉट टू स्किप मील्स। खाना जैसे होता है ना कि हम डाइट पर हैं तो हमने खाना मिस कर दिया, वो ना करें। पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें, स्ट्रेस ना लें, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दिस डे एंड एज, बट समथिंग विच डज हेल्प। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत बहुत बेसिक हैं, जो हर, मैं कहती हूँ माइग्रेन वाले बंदे को मैं कहती हूँ प्लीज़ यू हैव टू डू दिस, कि आपने अपनी दवाइयाँ, जैसे आप देखिए दवा भी चलनी है और लाइफस्टाइल चेंजेस साथ साथ चलते हैं। अब जो बिल्कुल। इनफैक्ट मैं अभी राबिया, लास्ट वीक आई वाज अटेंडिंग अ कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, हमारे जूम पे अब सेशंस होते हैं। तो उसमें देयर वाज अ होल सेशन ऑन समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट्स फॉर माइग्रेन, कि आप दवाइयाँ चलाते रहते हैं और उसके साइड बाय साइड आप और भी चीज़ें करते हैं। बिकॉज वी हैव 10, जैसे अगर 70% या 75% हमारे ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो जाते हैं, अदर 10% हम डबल ट्रीटमेंट दे देते हैं, देयर इज अ 10% ऑफ माइग्रेन पेशेंट्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, एंड दे रियली सफर बिकॉज आपका काम gets affected, your life gets affected, you're not able to be productive. It's very difficult for these 10%. It is very difficult to treat them. तो for these patients हम कहते हैं कि complementary चीज़ें हम ऐड करते हैं, जो हमारे, आई थिंक हमारे मुल्क में बिल्कुल अभी बहुत कम की जाती हैं, विच आई फील शुड बी एडेड ऑन। इसमें हम क्या क्या इनकरेज करते हैं? इसमें हम मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर तो हर हेडेक को हेल्प करता है, लाइक देयर सर्टेन साइट्स विच स्टिम्युलेटेड, जो मैं तो कहती हूँ आप एक्यूपंक्चर्स के पास जाओ, सीख लो कि मुझे सर में दर्द शुरू हो रहा है, विच साइट शुड आई स्टार्ट स्टिम्युलेटिंग टू काइंड ऑफ कंट्रोल इट। ठीक है। एंड देन biofeedback, CBT, cognitive behavioral therapy. This is all, this is, people say कि I don't have a psychiatric issue, why are you suggesting no, this is nothing to do with that. This is just helping your body to kind of combat the sensitivity of your pain pathways. That is what it is. तो ये और बहुत चीज़ें और इसके साथ आगे। साथ ये भी बता दें स्वेबा, जो आपने लास्ट टाइम आई रिमेम्बर हम जब बात कर रहे थे अबाउट जस्ट अबाउट द ब्रेन, कि जो थकावट है और जो स्ट्रेस है, उस इट डजंट मीन कि आप लॉन्ग टर्म थेरेपी में जाएं, या इट्स जस्ट एन आउटलेट टू ट्राई Yes, समथिंग डिफरेंट, exactly. कि आप कुछ Yes. डिफरेंट ट्राई करें। हमारे पास एक सवाल है जो आई थिंक इस वक्त वुड मेक सेंस स्वेबा, इज व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ माइग्रेन्स, इज के Yeah, yeah. मुझे 14 साल की उम्र से सिवियर माइग्रेन्स हैं, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो नहीं मानती कि ये पीरियड रिलेटेड माइग्रेन्स हैं। सो फीमेल्स में बिल्कुल होते हैं पीरियड रिलेटेड माइग्रेन्स। अच्छा, एक
जो हम फीमेल्स में देखते हैं, नॉट ऑल फीमेल्स, मगर कुछ में देखा जाता है कि ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ईस्ट्रोजन विड्रॉल आता है, एक फेज आता है जिसमें आपका ईस्ट्रोजन ड्रॉप होता है, ठीक है, उस दैट कैन ट्रिगर माइग्रेन्स. सो ऐसी औरतों में विच इज़ व्हेन वी कैन कंफर्म दैट इट इज़ रिलेटेड टू दैट, हम उनको थोड़ा सा ईस्ट्रोजन वाली टैबलेट्स पे डाल देते हैं फॉर मे बी 3-4 days before the period or during the phase in which we feel that there's estrogen drop, so they can get through that phase without having a migraine. So yes, definitely it is related to the menstrual cycle in a lot of women. And another thing that I do with my some of my younger patients, if I don't, because I do feel estrogen and all that at a young age, you have to be a little careful. But Sure. I just give them their migraine medication. I tell them just take it a few days before you have your cycle and a few days after you like through the cycle, and then after, like say a week, take your medication so that you don't get a migraine during that time, because that's the time when they're least most likely to get it. So I do that. Absolutely. कि वो And I महीने में, yeah, yeah, जब please they continue. feel that they are going to start their cycle, I tell them take the medication for a week and get through that phase, and then just leave, like 2-3 दिन उसको taper off करके बंद कर दो. So I feel some do respond to that. And we have a comment from Miss Aisha, and thank you for sharing, Aisha. She says, "Ke I even get mid-cycle headaches." Yes, yes. So mid-cycle headaches could also be due to estrogen drop. आपका एक फेज होता है, वो पूरी फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल बैठ के समझानी पड़ेगी, मगर फेज होते हैं ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंसेस ड्यूरिंग दैट. सो Yeah, yes, totally understandable that this may be happening, and I hope she can convince her mother to take her to a good neurologist, and they can help her get through this, because it is a absolutely. real problem for young girls. बिल्कुल एंड इधर ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स योर जनरल फिजिशियन जो होता है, आपका जो जीपी होता है या आपका जो फैमिली फिजिशियन होता है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि बिल्कुल. ये जो प्रॉब्लम है आप इसको गायनी को नहीं, आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, जी तो वो बिल्कुल. आपकी मदद कर सकते हैं. बिकॉज एंड इसीलिए जनरल फिजिशियंस या फैमिली फिजिशियंस का इन प्लेस होना फॉर द राइट गाइडेंस बहुत बहुत Family ज़रूरी है. medicine is a very up and coming thing all over the world, because they kind of then help you go to the right specialist. और हमारे यहाँ ना Absolutely. वो बस GP, I feel GPs just feel, या family physicians, we have to treat them. No, you treat them to as much as your knowledge allows you to, and when you feel that this is beyond your knowledge, you should refer the patient out to a specialist. You know, Absolutely. So, a so word this, out for all those GPs and FPs who are out there. Okay, please, please, please keep the cycle going. Um, yeah. जब हम बात कर रहे हैं, we're talking about causes, concerns, sweba, and all of these things. लेकिन there always comes a time, or sometimes comes a time, जहाँ पे जैसे कि आपने बताया, वो reach आउट ऑफ रीच हो जाती है कि जब पेशेंट या क्लाइंट आपके क्लिनिक में आता है तो उस वक्त तक बहुत कम मदद आप प्रोवाइड कर सकते हैं. तो वो Yeah. कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे मेडिकल अटेंशन शुड बी इमीडिएट फॉर a person who is suffering a migraine or a Migraine attack. severe attack of and सामने वाला नहीं समझ पा रहा कि ये क्या हेडेक है ये, एंड दे आर गोइंग थ्रू टच एंड फील एंड हाँ. So सबसे assumptions. पहले अगर if someone is a known case of migraine, I think the doctor should educate the patient कि आपको जब acute attack होगा तो आपने क्या दवाइयाँ लेनी और आपकी long term दवाइयाँ क्या. That is something that every doctor or neurologist should tell their patients कि when you feel कि the attack is coming on, which medication do you need to take, and long term what medication. And if those attacks are not विद इन 24 आवर्स आपको लग रहा है कि वो नहीं ठीक हो रहा, तो देन यू हैव टू गो टू द ER. अब फिर ER में ऑब्वियसली द पेशेंट विल बी सीन बाय द ER डॉक्टर. समटाइम्स यू नीड टू गिव देम एंटी एमेटिक्स, दैट इज उल्टी और मतली की दवाइयाँ देना बहुत ज़रूरी होती है. दर्द के लिए दवाई देना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारे जो माइग्रेन में जो अक्यूट ट्रीटमेंट में होती है वो ट्रिप्टान्स खिलाती है, सुमाट्रिप्टन, उसकी इंजेक्टेबल फॉर्म देना होता है. हाइड्रेट द पेशेंट. A lot of the times we find that the patient is dehydrated, so hydrate the patient. And then of course कभी steroids भी देने की ज़रूरत होती है, and keep the patient as comfortable as possible. अच्छा, घर पे ना एक चीज़ आप कर सकते हैं, cold या warm compress.
बर्फ, some people respond well to बर्फ सर पे रखना, एंड सम पीपल प्रेफर कि वो गरम कोई कपड़ा रख लें. तो दीज आर हेल्पफुल एट होम टिल यू कैन गेट टू द हॉस्पिटल. कोल्ड और वार्म चीज़ कंप्रेस सर पे रख लें थोड़ी देर, और शोर से दूर रखें, लाइट से चश्मे पहन लें अगर आपने बाहर निकलना है. तो ये कोई बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. अच्छा, हमेशा बताया गया है कि खाने पीने की कुछ चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं, जैसे चीज़ है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, कैफ़ीन है. मगर लेटेस्ट हमारी जो रिसर्च दिखाती है कि फूड से दूर रह के भी हमें फिर भी पेशेंट्स में हेडेक्स हो रहे होते हैं. तो फूड येस इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ द पेशेंट फील्स कि हाँ ये खाना तो डेफिनेटली मैंने हर बार खाया है, हर बार मुझे माइग्रेन होता है, वो तो डिफरेंट स्टोरी है, वो तो आपने कंफर्म कर लिया. मगर फूड ट्रिगर्स इतना ज़्यादा उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए. आई हैव सीन पेशेंट्स हु हैव इम्प्रूव्ड आफ्टर half a cup of coffee, their migraine has improved. So it's like you have to see, माइग्रेन में आपको पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट प्लान बनाना है. जो आपके मरीज, हर मरीज सेम नहीं होगा, हर मरीज की सेम दवाई नहीं होगी. हमारे पास कौन कौन सी दवाइयाँ माइग्रेन की? एंटी एपिलेप्टिक्स एक ग्रुप है. तो मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा आपने मुझे मिर्गी के लिए दवाई दे दी. तो मैंने कहा ये दवाई माइग्रेन के लिए इस्तेमाल की जा रही है पिछले 20 साल से, एंड इट्स इफेक्टिव. सो पेशेंट्स को थोड़ा सा एजुकेट करना है कि आपके लिए हमने एक प्रॉपर प्लान बनाना है, और आप ये ना सोचें सम आर एंटी डिप्रेसेंट्स विच आर हेल्पफुल इन माइग्रेन्स. अगेन एक पेशेंट आया कि मुझे तो डिप्रेशन नहीं है, आप मुझे ये दवाई क्यों दे रही हैं? फिर अगेन वी हैव टू एजुकेट देम. सो यू हैव अ लॉट ऑफ classes of different medication which are used in migraine. Depending on the patient, you have to see which one is effective. That is important. एब्सोल्युटली. एंड स्वैबा, जो आपने बात की है कि आप ट्रीटमेंट प्लान्स को अपने पेशेंट्स या क्लाइंट को एजुकेट करना, उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना, सिखाना कि ये वाली क्लास ऑफ मेडिसिन इसलिए दी जा रही है क्योंकि वी ट्रस्ट दैट ये आपको बेहतर कर सकती है. एंड इन टर्न पेशेंट या क्लाइंट के पास भी इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट हो कि वो भी उस चीज़ को एड्रेस करें और फिर अब्यूज़ ना करें. अपने ट्रीटमेंट प्लान पे फॉलो करें, उसको ना किस के उसको पहले छोड़ दें, और ना किस के उसको ट्रीटमेंट प्लान की डेट देने के बाद भी उसको कंटिन्यू करें. बिकॉज अनदर थिंग दैट जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट्स जो हैं, अगर उनको 3 हफ्ते की प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है और उनको एकदम से फील हो गया कि बहुत बेहतरी फील हो रही है, तो वो उसको कंटिन्यू ऑन रखेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, और उसके भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. आर देयर एनी कोमॉर्बिडिटीज़ जिसको हम कहेंगे कि अंडरलाइंग, अगर आपको एक माइग्रेन का ट्रिगर हुआ है या सिवियर हेडेक का एक सिम्टम हुआ है, कुड दैट बी लाइक, जैसे आपने बताया था कि इट कुड बी अ ट्यूमर, इट कुड बी समथिंग एल्स added on with some other symptom, could it be a higher risk situation? डेफिनेटली. तो शुरू में जो हमने बात की थी कि ख़तरनाक, जो हम ख़तरे की जो घंटी बजती है, या रेड फ्लैग्स जो हम कहते हैं हेडेक के लिए, जो हमने शुरू में किया था. अच्छा, एक चीज़ राबिया आई फील आई नीड टू ऐड विच इज़ नॉट रिलेटेड टू माइग्रेन. हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है, जो लोग खुद से हम कहेंगे कि भाई 1 हफ्ता लो बिकॉज कोर्स पूरा करना है. लोग की खांसी, जुकाम, फीवर ठीक हो जाता है 3 दिन में और वो छोड़ देते हैं. तो ये भी चीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री नाउ. बिकॉज ठीक है, डॉक्टर्स मिसयूज करते हैं, वायरल होता है एंटीबायोटिक्स लिख दी, वो तो डॉक्टर्स की गलती है, आई कम्प्लीटली अग्री. मगर पेशेंट्स भी, मैं कह के जाती हूँ कि भाई आपने 1 हफ्ते का पूरा कोर्स करना है. वो नेक्स्ट विजिट पे आएंगे, वो कहेंगे हमने तो 4 दिन बाद दवाई बंद कर दी इसलिए कि हमारी तबीयत ठीक हो गई. नहीं, वो जो चीज़ थी, वो कोर्स मैंने एक रीज़न था मैंने दिया है, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वो दवाई दूंगी वो इफेक्टिव नहीं होगी बिकॉज आपने वो पहला कोर्स पूरा नहीं किया था. तो दिस इज जस्ट समथिंग विच इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वी सी इट सो मच नाउ and it's very sad, especially with typhoid becoming so rampant. Antibiotics are not effective anymore like they used to be. So please, so not just with जैसे दूसरी दवाइयों के साथ आपको पूरा कोर्स करना है, एंटीबायोटिक्स के लिए you have to be very careful. So this is just something that I needed to put out there. But as you, Absolutely. sorry, the red flags, तो देखें एक पेशेंट को जिसको हेडेक की हिस्ट्री है,
जैसा भी हेडेक हो, माइग्रेन हो, क्लस्टर हेडेक हो, उसको पता है वो हेडेक कैसे होता है, उसकी फीलिंग क्या होती है, वो एक साइड पे होता है, वो पूरा बैंड लाइक होता है. इफ द quality of the headache has all of a sudden changed and it has become very very severe कि मेरे पास पेशेंट्स आएंगे कहेंगे मुझे जिंदगी में कभी ऐसा सर का दर्द नहीं हुआ, इतना शिद्दत का दर्द है, दैट्स अ रेड फ्लैग. यू नीड टू सी वाई द कैरेक्टरिस्टिक या उसका हेडेक क्यों बदला है और उसकी शिद्दत क्यों इतनी इंक्रीज हो गई है. तो जो एक होता है ब्लीड इन द ब्रेन, हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज. It's like a vessel just bleeds in the brain and they have the headache and they usually come to you saying it's the worst headache of their life. So if a patient comes to you saying that, you need to see if there's something else going on, that don't just send him off with like some painkillers. दूसरी चीज, extremes of age. 10 साल से कम बच्चे में, 50 साल से ऊपर अडल्ट में अगर सिवियर हेडेक्स हो रहे हैं, because migraines decreased after say 45 50, they tend to generally, not all, but they do. So if a 50-year-old is coming to you and saying I'm having a severe headache out of the blue, you need to check. If a less than 10-year-old is coming to you and saying कि उल्टियां हो रही हैं, उसको सर में दर्द हो रहा है, नजर नहीं आ रहा, विजुअल सिम्टम्स, एक हाथ की वीकनेस होगी, विच आर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, systemic symptoms, he started losing weight or she started losing weight, they have a cough along with it, they have fever along with it. So if you have other symptomology with it, then you need to check it. हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन चीज बच्चे बड़े सब में टीबी, ब्रेन टीबी, एंड इट इज सो सैड. ये जो विलेजेस में लोग बेचारे होते हैं, उनको नहीं आगाही है इन चीज़ों की. दे जस्ट थिंक कि भाई सर में दर्द है, कल सोए नहीं थे, मगर दैट सर में दर्द, दैट कांस्टेंट सर में दर्द जो आपको 6-8 महीने से है, उसके साथ आपको रातों में बुखार आ रहा है, आपकी भूख कम हो गई है, आपका वजन कम हो गया है, कैन बी ब्रेन टीबी. एंड सैडली वो इग्नोर की जाती है. जब पेशेंट बिल्कुल बिल्कुल पूरे बदन में फैल चुकी होती है, दे कम टू अस एंड देन वी आवर हैंड्स आर टाइड, हम कितना उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो ये एक चीज़ बहुत कॉमन है. इट स्टार्ट्स लाइक अ हेडेक बट इट्स समथिंग मच मोर सिवियर. सो and उसकी प्रेवलेंसी जो है पाकिस्तान में, how would Oh, you? it's very common. TB is a very common disease. And ठीक है, pulmonary या lung की TB, फेफड़ों की टीबी इज मोर कॉमन. बट आई थिंक जब मैं जिना में काम करी थी, हमारी कॉल पे एक आध टीबी का मरीज या तो स्पाइन का या तो ब्रेन का ज़रूर आता था. और मैं अपने, आई हैव अ friend who's now working in the USA, and she said that might have seen a brain TB patient like maybe one in like a year. That's how uncommon it is over there. मैं यहाँ हफ्ते में at least 2-3 देख लेती थी. That's how common it is. Is this related to our immunization schedule, Sweba? Is there हम अपनी जो हमारे बच्चों की जो immunizations होते हैं उसमें कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से ये Of course. There's अभी भी, I think with the EPI program थोड़ा सा हमने coverage बेहतर कर ली है, no doubt. मगर अभी भी there's a lot of resistance against vaccinations. Exposure, like for example, last week मैंने एक patient देखा जो ठट्टा से आए थे और उनका बच्चा vaccinate नहीं हुआ हुआ था. And so I sent them for, फिर वो आई थिंक ही वाज 6 years old and he had never had a vaccination. तो फिर मैंने उनको भेजा कि भाई यू हैव टू काइंड ऑफ उसको चेंज करना पड़ता है आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, Schedule फ्रॉम अ को, न्यू हाँ. बॉर्न टू अ ग्रोन चाइल्ड. तो उसमें वही चीज़ है, ना टीबी की थी ना पोलियो की थी, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी. तो फिर मैंने भेजा कि भाई कराओ. तो यस, इट्स स्टिल देयर, दैट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, बट बिकॉज टीबी इज सो prevalent, like I can tell you this, I might have had it, and if you get my chest x-ray done, there might be a focus there जो हो के खुद ही ठीक हो गया बिकॉज मैं वैक्सीनेटेड थी. मगर मेरा एक्सपोजर इतना है टीबी मरीजों के साथ, लाइक यू नो, मुझे शायद हुआ हो, मुझे पता ना चला हो बिकॉज मैं वैक्सीनेटेड. तो एक्सपोजर तो हम सबको होता है यहाँ, बट वैक्सीनेशन से वो चीज़ बढ़ती नहीं है. फिर सेकंड चीज़, हमारी डाइट, हमारी इम्यूनिटी बच्चों की इतनी पुअर है कि हमारी जो इम्यूनिटी जो फाइट, कुव्वत मुदाखलत जो हम कहते हैं, फाइटिंग कैपेसिटी इज सो वीक. तो
sometimes even if they are vaccinated they cannot fight it off and वो TB हो जाती है patients को. So that is another thing. So poor immunity and lack of vaccination. And we have, I mean, there are lots of organizations doing wonderful work TB के लिए and awareness and proper treatment. Again, TB की treatment is लंबी, 6 महीने minimum. लोग बिल्कुल 2 महीने लेंगे, मेरी खांसी ठीक होगी, मैंने छोड़ दी. और मेरे पास मरीज ऐसे आए हैं जिनने लंग या फेफड़ों की टीबी के लिए ट्रीटमेंट आधी लेके छोड़ दी एंड दे हैव कम विद मी with disseminated TB in the brain, TB in the stomach, TB in the leg. What can you do then? So we know what our next topic is, Sweba. Okay. Sweba, we have another Yeah. question. This Yes. is Shifa's question, and Shifa tunes in every Sunday. I know that without any Hi, doubt. Shifa. Do stroke or paralysis patients ever regain their full function? What started as a migraine grew into this. So, two things here. Uh, Headache, stroke, yes. If patient is having a stroke, they will come with headache, they will come with vomiting, they'll come with loss of consciousness, they'll come with some weakness. So that is a stroke. But there's also something called a hemiplegic migraine. What is a hemiplegic migraine? During the episode of the migraine, the patient will lose the working or there'll be a weakness in one part of his or her body. हाथ काम करना छोड़ देगा, टांग काम करनी छोड़ देगी, मगर इट्स रिवर्सिबल. दैट मीन्स जब माइग्रेन ठीक हो जाएगा उसका काम करना ठीक हो जाएगा. लाइक इट विल नॉट स्टे देयर. तो ये दो अलग चीजें हैं. अब आपने स्ट्रोक का पूछा. अब स्ट्रोक नो वन कैन टेल यू फॉर श्योर कितना डैमेज हुआ है. इवन अगर MRI पे हमने कहा ये इतना डैमेज हुआ है, हम नहीं पता कि वो कितना रिकवर करेंगे, कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व थे, ठीक है ना, वो कितना डीप गया है. तो ये चीज़ें आपको टाइम ही, आई कैन नॉट टेल यू इफ अ पेशेंट ऑफ स्ट्रोक कम्स टू मी, आई कैन नॉट से will he be able to recover how much, 70%, 60%, 50%. Time tells you. And of course it depends on the patient, how much they want to fix themselves, physiotherapy, taking their medications, the cause of the stroke, fixing that and making sure it doesn't happen again. If it's blood pressure, if it's hypertension, आप अपनी blood pressure की दवाइयाँ बाकायदगी से लें, आप छोड़े नहीं. ज़्यादातर जो हमारे पास स्ट्रोक्स आते हैं वो ब्लड प्रेशर की दवाई कब लेते हैं? जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, डॉक्टर साहब हम 2 दिन ले लेते हैं फिर हम छोड़ देते हैं. भाई जब आप दवाई लेंगे वो कंट्रोल रहेगा, राइट? वो कंट्रोल इसलिए आता है क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं. जब आप छोड़ेंगे वो फिर से हाई हो जाएगा और आपको खुदा ना खासा स्ट्रोक हो जाएगा. सो दैट्स द थिंग, controlling the cause, making sure it doesn't happen again, physiotherapy, taking your medications on time, exercise, and also making sure that the patient is not depressed. If the patient, because एक patient जो एक active जिंदगी गुजार रहा है एकदम से उसको फालिज हो जाए, he becomes bed bound, तो depression तो होगी. So that also needs to be, brought into the picture and treated if it's there, because फिर वो आपको results नहीं मिलेंगे. बिल्कुल. एंड इधर मैं एक और चीज़ बताती जाऊँ, बिकॉज हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, आगाही की बात कर रहे हैं. बहुत सारे इदारे, बहुत सारे कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ. एंड अगर आप उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल एड अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे आपके हाथ तंग हैं, बहुत सारे इदारे हैं, एंड आप शफाम से भी रुजू कर सकते हैं जहाँ पे थेरेपिस्ट हैं जो आपके डिप्रेशन को ट्रीट, तो एक बहुत क्विक फिक्स वर्ड है, लेकिन मैनेज कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं कि कोप किस तरह कर सकते हैं, आप डे टू डे अपनी ज़िंदगी फंक्शनली किस तरह गुजार सकते हैं. और जो ट्रीटमेंट, जो दवाई के साथ ट्रीटमेंट होती है, वो शायद उससे कभी बेहतरी आ जाए टॉक थेरेपी के हवाले से. तो ये सारी चीज़ें हम लोग वे ज़रूर करते हैं जब हम अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं. Sweba Shiva also said कि the lovely sunny weather of Karachi is giving me migraines. मैं UV प्रोटेक्टिव सनग्लासेस पहनती तो हूँ, लेकिन वो फिर भी ट्रिगर रहता है. एंड एनी अदर वे टू कंट्रोल और डिक्रीज दैट? सैडली ये जो धूप का जो होता है, लॉट ऑफ देम हैव दिस इशू. सो आई नो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, मगर आप उस दौरान जिस वक्त धूप बहुत तेज होती है, शिद्दत में होती है, आप ट्राई करें कि आप घर से बाहर ना निकलें, ठीक है. एंड बिग जो होती है ना वो सन हैट्स जो होती हैं, जो बड़ी सी सन ग्लासेस इतनी प्रोटेक्टिव नहीं होती,
उसको भी अगर आप इस्तेमाल करें कि आपका सर के ऊपर धूप ना पड़े, वो चीज़। और स्टे हाइड्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, पानी पीना ना रोकें। एंड अगर आपको लग रहा है कि यू रियली फीलिंग हॉट, तो वो कोल्ड कंप्रेसेस का जो मैंने कहा था, दैट इज़ समटाइम्स हेल्पफुल टू सम पेशेंट्स। तो अगर आप बाहर निकले भी हैं गर्मी में, घर आएँ, एक अच्छा सा बर्फ़ का पैकेट अपने सर पे थोड़ी देर के लिए रखें टू जस्ट कूल योरसेल्फ डाउन। या एंड अनफॉर्चुनेटली जिनका प्रोफेशन जो है अगर वो ताल्लुक़ रखता है धूप में खड़ा होना, तो दैट मीन्स कि शिफा, जब मैं आपको अगली दफ़ा देखूंगी तो आपके सर पे एक बहुत बड़ी सी टोपी होगी जो बिल्कुल नॉन पोरस होगी, जिसमें धूप की शुआएं हाँ, क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी. हाँ, So या thank you, Shifa, for your questions. We have another question if you'd like to take it, श्योर, श्योर। Sweba, and it is कि मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि मेरे स्पेसिफिक ट्रिगर्स क्या हैं, लेकिन जैसे ही मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से घंटे की तरह मेरा सर में दर्द बढ़ रहा है. अच्छा, सो एक्सरसाइज इफ अगर आप बहुत तेजी से एक्सरसाइज कर रही हैं, लाइक यू नॉट कंडीशनिंग योर बॉडी, होता है ना कि आप पहले एक वार्म अप करो, कि अपने बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करो, गिव इट टाइम टू गेट यूज टू द फैक्ट दैट यू गोना बी डूइंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। अगर आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रही हैं और आप वार्म अप नहीं कर रहे हैं, येस यू कैन एंड अप विद अ हेडेक। तो मैं कहूँगी कि स्लोली आप अपनी एक्सरसाइज को शुरू करें और ज़्यादा स्ट्रेन्यूस ना हो, लाइक टेक इट ईजी। Like if you're doing like a 1 hour session, don't do that. Maybe do it for 40 minutes, जिसमें से आप 5-10 मिनट पहले वार्म अप करेंगी और एंड में भी 5 मिनट आप थोड़ा सा कूल डाउन करेंगी। ये चीज़। ट्रिगर्स देखे, सबके ट्रिगर्स पता करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों को बहुत ऑब्वियसली पता चल जाता है कि ये चीज़ उनको ट्रिगर करे। तो अगर आपको ट्रिगर नहीं समझ आ रहा, आप परेशान ना हो। मगर अगर आप दवाइयाँ ले रही हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, आप अगर वो बाकायदगी से ले रही हैं एंड यू फील दैट इट्स स्टिल नॉट हेल्पिंग यू, देन गो बैक टू द डॉक्टर एंड बी लाइक दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, यू नीड टू चेंज दैम, यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंटली। ये चीज़ें आप देख सकती हैं। एंड इफ यू आर इनटू एक्सरसाइज, मे बी लुक एट योगा. Yoga is very good for people who have migraines. We're still in the process of proving it 100%, but yes, we have seen that it's very effective. So instead of doing something very hardcore, aap yoga kar. It's an exercise and it's very good. It will not worsen your migraine, I feel. So ye सो hai. यू माइट नीड टू डू अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ हेल्प करना होगा कि जहाँ पे आप रिगरस वर्जिश को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के थोड़ी सी कामिंग एक्सरसाइजेस करें, विच आर ऑल्सो पावर योगा इज, मतलब उसके अंदर Excellent. पसीने छूट जाते हैं. बिल्कुल, um, बिल्कुल, बिल्कुल. So, like Sweba said, I hope उनकी जो recommendations है आपकी मदद करें. We have another सवाल from Halima. Halima कह रही हैं कि I am a 45-year-old lady जिसके migraine started about 4 years back. And GP से मशवरा करने के बाद I figured out कि I have high blood pressure. And the GP told me कि high blood pressure and migraine की medicine साथ में नहीं ली जा सकती. So I am battling severe migraines and severe high blood pressure क्योंकि उनकी medicines opposite times पे लेनी पड़ती हैं. सो द थिंग इज, हाई ब्लड प्रेशर जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा फिक्र ये होती है कि उनको आर्टीरियल चेंजेस ना हो, लाइक मे बी इन योर हार्ट, मे बी इन योर ब्रेन और समवेयर. तो सर्टन जो माइग्रेन की दवाइयाँ होती हैं ना, वो फर्दर आर्टीरियल थिनिंग करती हैं, जो हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन करती हैं. तो अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर है और आपकी आर्टरीज थिन हुई हुई हैं जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, और फिर हम दवाई ऐसी दे दें जिससे फर्दर वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, सो इट कैन cause you to have some cardiac incident or god forbid a stroke even. But having said that, there are other medications which does not cause that. In fact, beta blockers जो एक blood pressure की दवाई है, it is a prophylactic management medication for migraines and I give it to a lot of my patients. So again, you have to fix your treatment according to the patient. So अगर आप मेरे पास आएंगी, मैं आपको वो वाली दवाइयाँ नहीं दूंगी which are maybe more effective for migraines, but I will not give you those medications because they will cause vasoconstriction. But I have other options. I have the other option which will not only control your blood pressure but will help your migraines.
So, I think you should go get in touch with a good neurologist, and I'm sure they can solve this problem. It's not a big deal. सो हलीमा, आई थिंक अब आप डॉक्टर स्वेबा से रुजू कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक और लाइट दिखाई है दूसरी तरफ से, एंड इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे कि स्वेबा ने अभी बताया है कि रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन हर थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई नई जानकारी लेके आ रही है, और वो हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जहाँ पे फैमिली मेडिसिन या जनरल फिजिशियन नहीं हमारी मदद कर सकते, तो हमें एक स्पेशलिस्ट से अपनी जैसे कि आप अभी पूछ रही हैं एक स्पेशलिस्ट से, और वो आपकी मदद कर रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक स्पेशलिस्ट से रुजू करें। स्वैबा, दिस हैज़ बिन, आई थिंक जितना हम बात करें उतना कम होता है, जैसे कि हम हमारी गुफ्तगू से हमें पता चल गया कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। और हमने लेकिन एक हेडेक कवर भी नहीं किया जो मर्दों में ज्यादा होता है। बेचारे सारे बिल्कुल, मेल्स कह रहे होंगे कि क्लस्टर हेडेक विच इज वेरी कॉमन इन मेल्स, वो तो कवर ही नहीं हुआ हमारे इस सेशन में, तो यू नो। अगर आप थोड़ा सा हमें क्लस्टर हेडेक्स के बारे में बताएं, एंड देन तो जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट कि यस, हेडेक्स एंड माइग्रेन्स आर देयर, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी इसके नीचे दब के गुजार सकते हैं, या इससे कॉम्बैट, इससे लड़ के गुजार सकते हैं, ताकि हम फुली फंक्शनिंग अपनी ज़िंदगी गुजारें। सो सो मैं क्लस्टर पहले, हेडेक्स, ओवर टू यू। हाँ, सबसे मैं cluster headaches are mostly seen in men who are smokers, and it's again a very severe headache. They say it's like someone is throwing knives in their eye region or the region above the eye, orbit और supraorbital हम जो कहते हैं, तो वो आँख के हिस्से को बहुत सिवियरली इफेक्ट करता है। उसमें आपकी आंख लाल भी हो जाती है, आपकी नोज रनी भी हो जाती है, और कभी कभार द पेशेंट विल कम, आई मीन दिस इज नॉट जस्ट इन men, it's mostly in men, females can also have this, and sometimes the patient will come and say someone is telling me that this eye is smaller, so that also is happening. So it's like along with the headache you have the runny nose, you have the red eye, you have a smaller eye, and माइग्रेन, और इसमें फ़र्क क्या होता है, जहाँ आप माइग्रेन के पेशेंट को कहते हैं कि एक चुपचाप जगह पे अंधेरा कर लें, शोर ना हो, जो क्लस्टर हेडेक का पेशेंट होता है ना, उससे बैठा नहीं जाता, बिकॉज द पेन इज सो ओवरपावरिंग, दे कैन नॉट, दे नीड टू कीप देमसेल्व्स बिजी टू काइंड ऑफ distract themselves from that pain. It lasts for a shorter time, it's like not very long, it comes in clusters like bursts, कि आपको 3-4 अटैक्स एक साथ होंगे, फिर नहीं होंगे, फिर 5-6 एक साथ होंगे, फिर नहीं होंगे। तो क्लस्टर हेडेक्स विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी सी इन आवर क्लिनिक्स। अच्छा, इसका जो, जब आपको वही अक्यूट जब अटैक हो रहा है, आपने इमरजेंसी में जाना है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, और फिर वो लॉन्ग टर्म जो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट है वो अलग होगी। इमरजेंसी से सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमने हेल्पफुल देखी है ऑक्सीजन इनहेलेशन, हाई डोज लाइक 6 to 8 liters आप ऑक्सीजन पेशेंट को दें 15-20 मिनट के लिए, एंड दैट हेल्प्स द हेडेक get better. Then long term treatment में you have different medications, you might have calcium channel blockers हम उसको कहते हैं, वो होती है, steroids होते हैं, और फिर वो long term चलते हैं, steroids को हम taper off करके दूसरी दवाई उसको add कर देते हैं। तो these are the things, and ऐसे patients को हम कहते हैं कि please आप smoking नहीं करें, leave smoking, because a lot of them get better after they stop smoking. Also, alcohol use is a patients may triggers the headache also. So this is one other kind of headache which we see. अच्छा, अब दूसरी बात जो राबिया ने हमसे पूछी थी कि, sorry, you have to remind me again. I got so involved with the cluster headache. आई नो, एंड मैं अभी यही सोच रही थी कि जो रेलेवेंसी है स्वेबा, क्लस्टर हेडेक्स की, उसको समझाना, उसको बताना, एंड ऑल्सो जब हम लोग जब मैं रिसर्च कर रही थी, एंड मैंने देखा कि 5 खवातीन में से एक को होता है, और 15 अमराद में एक मर्द हजरात जो हैं वो सफ़र करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट, and Yes. and and the magnitude of these numbers is a lot. So So, one thing, Rabia, the problem is migraine is triggered by lack of sleep, lack of food, dehydration, and
आपको पता है हमारी औरतें बच्चे भी पैदा कर रही हैं, बच्चों का ख्याल भी रख रही हैं, घर में काम, दे डोंट स्पेंड टाइम ऑन देम, उनके पास कहाँ टाइम है, उन्हें पूरी रात बच्चों के साथ जागना होता है, सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाना होता है, बड़े बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर पूरा दिन घर का काम. सो वेयर इज द टाइम फॉर दैट वुमन टू टेक अ ब्रेथ, get some sleep, hydrate, eat her meals on time, which are all triggers for migraine. That's why I feel Absolutely. it's more in females, because the men, I mean, okay, maybe it's improved now, but very realistically, how many are going to stay awake with their children? Especially, I'm talking about the masses. It's not there, sadly, to help out the woman at all. So she's on her own. So therefore, you see migraines more in the women. And वही, it's a vicious circle. कहाँ से, how can she leave her children, how can she ignore her household duties and just think about herself? So it's a very बिल्कुल. difficult balancing act that women need to do. Now if I tell my patient कि आपने नींद पूरी करनी है, आपने 3 वक्त खाना खाना है और आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, वो मुझे आगे से कहेगी मेरे 2 साल का बच्चा है, वो रात में दूध के लिए उठता है, कौन उसको दूध देगा डॉक्टर साहब, ठीक है, मुझे घर के सारे काम खुद करने होते हैं, मैं कहाँ से अपना ख्याल रखूँ. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विथ, बट एंड वही एंड कि एंड आपने यही उनको चीज़ बताना स्वभा. है. हम्म. हाँ, एंड यही चीज़ जो आप कह रही हैं स्वभा, वो हमारा फाइनल वो था क्लोजिंग जिसे हम कहते हैं अपने सेशन की, कि अगर ख़वातीन और मर्द हजरात, क्योंकि इधर मैं कोई जेंडर डिफरेंस नहीं करना चाहती, लेकिन अगर ख़वातीन और मर्द हजरात अपने आप को, अपनी रीढ़ की हड्डी की मजबूती और उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसकी वो क्यों इतनी ज़रूरी एक चीज़ है आपके जिस्म के अंदर, क्योंकि वो आपके पूरे ढांचे को खड़ा रखती है, आपके टांगों बिल्कुल. को, हाथ को, सबको. तो अगर आप अपने आप को अपने घर बार की, अपने घराने की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आप अपने लिए साइड पे रख सकते हैं, वो टाइम आपको अपने लिए निकालना पर वक्त बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने घराने की रीढ़ की हड्डी हैं. सो स्वैबा, द फाइनल क्लोजिंग थिंग वाज कि यस, माइग्रेन्स एंड हेडेक्स आर देयर. हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉट गेटिंग बरीड अंडर दिस डेफिनेटली नॉट. और अब मेडिकल तो सबके कंडीशन. पास फोन है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत से मरीजों को यूट्यूब पे दिखा देती हूँ एक दो थिंग कि आप देखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऐसे करनी है, आपने 10 मिनट मेडिटेशन ऐसे करनी है. एवरीथिंग इज ऑन द फोन, विच इज आई फील अ बिग एडवांटेज, कि पहले हम उनको नहीं बता सकते थे, सिर्फ बोलते थे. अब मैं उनको बता देती हूँ, यूट्यूब खोलो, आई मीन दे ऑल यूज इट बिकॉज दे ऑल हैव दोस फोन्स, ये खोलो और 10 मिनट बिल्कुल. अपने आप को इसमें से कोई चीज कर दो. तो if some doctor or some consultant is watching, please use technology to your advantage, because we need to help them. And उनको हमारी बातें अगर समझ नहीं आ रही, वो वीडियो देख के तो वो ज़रूर समझ जाएंगे कि क्या करना है. बिल्कुल. अगर वो ऑलरेडी ना देख रहे हों और वेट कर रहे हों कि उनको जो इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिशनर है भी बता दे कि प्लीज़ प्लीज़ इधर से देख हाँ, के सीखें. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर thank you, स्वेबा Rabia. अजीम. इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर. एंड Yes. जैसे कि हम अपनी गुफ्तगू से आई सेड के एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक आगाही का निकलता जाता है, बिकॉज आप एज फ्रंट लाइनर्स, आप लोग क्लिनिक्स में हैं, मौजूद हैं, अपनी आवाम की मदद कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम संडे के Thank दिन. you. सो आई होप आपका संडे बहुत खुशगवार गुजरे एंड यू हैव एन अमेजिंग अमेजिंग डे. Thank ओवर you. टू यू. Allah Hafiz. खुदा हाफिज. थैंक यू. Thank you. Thank you.